नमस्कार मित्रों, आप इस वक्त देख रहे हैं रेंजर समर्था वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल पे। तो बात करते हैं अभी ये जो मैं वेदर बुलेटिन बना रहा हूँ। पिछला मैं एक वीडियो अभी अपलोड करूंगा साइक्लोन का। तो उसमें यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इंग्लिश में साइक्लोन के बारे में मैंने बताया है, क्योंकि जो साउथ इंडिया के लोगों को जो है, स्पेशली आप लोगों को जो है इंग्लिश ही अच्छा समझ आएगा, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में वो वीडियो बनाया। और अभी मैं नेशनल वेदर बुलेटिन बना रहा हूँ, लेकिन पूरे भारत का वेदर, तो इसमें मैं हिंदी में ही वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी यानी कि इस वीडियो में इसलिए मैं साइक्लोन के बारे में उतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो रेफर कर सकते हैं, पर हाँ एक जिस्ट में बता देता हूँ। तो अभी आप ये सैटेलाइट इमेजरी से शुरुआत करें तो आप सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म मंडोस के चलते काफी अच्छे बादल तमिलनाडु के आसपास दिखे जा सकते हैं, और ये जल्द ही तमिलनाडु के ऊपर शीघ्र ही ये जो सिस्टम है वो लैंडफॉल करने जस्ट यानी कि जा रहा है, और ये सीवियर साइक्लोन से अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है। सिस्टम के चलते आउटर पेरिफेरल क्लाउड्स छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दक्षिणी बिहार के इलाके, पूर्व मध्य प्रदेश और विदर्भ, यहाँ तक कि पूर्व गुजरात तक कुछ मॉइस्चर है इस सिस्टम के चलते। और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर माफ कीजिएगा उत्तर भारत के पहाड़ों में पहुंच पहुंच चुका है। इसके चलते बादल यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो इस साइक्लोन मैंने अभी पिछले वीडियो में इसका डिटेल में बात की है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ट्रैक दिखा देता हूँ। तो ट्रैक आप देखिए यहाँ पर, ये जो साइक्लोन अभी यानी कि सीवियर साइक्लोन से साइक्लोन बन चुका है, और ये ऐसा साइक्लोनिक स्टॉर्म या डीप डिप्रेशन के कैटेगरी में तमिलनाडु के ऊपर लैंडफॉल करेगा। तो ये हुआ। अभी हवाओं की स्थिति की बात करें तो शुरुआत जो है मौसम की, वो मैं अभी आपका जो है दक्षिण भारत से ही करता हूँ, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी यही है। तो दक्षिण भारत में तो सिस्टम है, पूरा साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है। सिस्टम के चलते, चक्रवाती तूफान के चलते तमिलनाडु में तो तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश कई इलाकों में। और तेज हवाएं तो चलेंगी ही, चेन्नई के आसपास तेज हवाएं चल सकती है। चेन्नई लो इस इलाके में तेज हवाएं चलने की संभावना है। ये आपका 70 से 80 से 90 और गस्टिंग में 100 के ऊपर हवाओं की जो गति है वो जा सकती है। उसी के साथ आप देखिए मूसलाधार बारिश वर्षा की गतिविधियां होगी, और ये अगले 24 घंटों के दौरान लगातार जारी रहेगी। 48 घंटों के बाद 11 तारीख से इसमें कमी आ जाएगी, हवाओं की गति काफी कम हो जाएगी, और जो वर्षा की गतिविधियां भी हल्की से मध्यम रह जाएगी। तो 10 तारीख को अभी ये जो सिस्टम लैंडफॉल करेगा वो आज रात जैसे 12 बजे से लेकर के कल जो है भोर के बीच में लैंडफॉल कर सकता है, एकदम जो सुबह सुबह के बीच में। ये तमिलनाडु के तटीय इलाके में चेन्नई वगैरह के आसपास, चेन्नई से पुडुचेरी इसके बीच, पुडुचेरी से नेलोर के बीच, पर चेन्नई पुडुचेरी के बीच ही इसका ज्यादा संभावना बन रहा है। हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर चेन्नई के थोड़े उत्तर में भी चले जाए, पर नेल्लोर और पुडुचेरी के बीच में ही रहेगा। तो ये सिस्टम यहाँ पे लैंडफॉल करेगा, और ये उस समय यानी कि काफी मूसलाधार बारिश देता हुआ पूरे तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी मूसलाधार बारिश दे सकता है, और ज्यादा इलाकों में मध्यम से भारी बारिश तमिलनाडु में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान जारी रहेगी। और आंध्र प्रदेश में भी जो है अभी रायलसीमा में वर्षा की गतिविधियां बढ़ना शुरू हो जाएगी 10 तारीख की सुबह से। हल्की से मध्यम एक आध भारी स्पेल्स, एक इलाके जो मछलीपट्टनम वगैरह में भारी बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी हल्की से मध्यम, एक आध स्थानों पे भारी बारिश गतिविधियां तटीय इलाकों में दिख सकती है। और हवाएं यहाँ पर उतनी तेज नहीं रहेगी, पर हाँ कुछ मॉडरेट स्पीड से हवाएं चल सकती है। गस्टिंग में कभी कभार हवाएं हो सकता है कि रायलसीमा या आंध्र प्रदेश में सिस्टम जब तमिलनाडु में लैंडफॉल कर रहा होगा तो 60 से 70 गस्टिंग में यहाँ भी हवाएं चले जाए, या 80 तक भी उसके चले जाए, पर इसके ऊपर हवाएं नहीं जाएंगी। जो हवाओं का ज्यादातर प्रभाव वो तमिलनाडु तट पे ही दिखेगा। तो ये यहाँ की यानी कि इन राज्यों की बात है। दक्षिणांतरी कर्नाटक में वर्षा की गतिविधियां 10 तारीख के बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हवाओं के स्पीड का उतना प्रभाव नहीं दिखेगा। तो सिस्टम जैसे अंदर जाएगा तो डिप्रेशन रहेगा, तो कुछ हाँ हो सकता है कि हवाएं गस्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक्सिमम यहाँ पर जाने से जाएंगी। यहाँ पर तो हल्की से मध्यम वर्षा, एक आध स्थानों पे यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम बारिश वर्षा होगी, और केरला और तटीय कर्नाटका में वर्षा गतिविधियां 11 तारीख से हल्की से मध्यम शुरू होने की संभावना है, एक आध स्थानों पर भारी बारिश के साथ। तो यहाँ से शुरू होगी, और फिर 14-15 के बाद दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा गतिविधियां काफी कम हो जाएगी। तो तब तक कुछ ना कुछ जारी रहेगी, और 10, 11, 12 में और 13, इन 3-4 दिनों के दौरान सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है दक्षिण भारत में। और तमिलनाडु में एक्टिविटी 11 तारीख के बाद तमिलनाडु इस इलाके में कम होगी। और तो यहाँ की बात हुई, और यानी कि अभी पूरे दक्षिण भारत में बारिश होगी। अभी चलते हैं मध्य भारत की तरफ। तो मध्य भारत में फिलहाल तो
मौसम शुष्क के बाद छत्तीसगढ़ और विदर्भ वगैरह में यहाँ पर जैसे बादल आना शुरू हुए हैं, तो दिन के तापमान में कुछ गिरावट आई है, इसके चलते सिस्टम के चलते बादल आ रहे हैं। और अगले 24 घंटे के दौरान कुछ दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके में हो सकता है कि कांकेर के नीचे, कांकेर जगदलपुर और यहाँ पर विदर्भ में चंद्रपुर और वाशिम तक हल्की जो है बादल पहुंचेंगे। बादल तो पूरे इलाके में पहुंचेंगे, पर यहाँ पर बूंदाबांदी होने की भी संभावना नजर आ रही है। बूंदाबांदी या काफी लाइट रेन हो सकती है। और 11 तारीख को ऐसी संभावना बन रही है कि 11 तारीख को 11-12 के आसपास नागपुर, रायपुर, कवर्धा यहाँ तक वर्षा गतिविधियां कोरबा तक हल्की फुल्की पहुंच सकती है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में नागपुर, यहाँ अकोला वगैरह तक वर्षा गतिविधियां पहुंच जाएंगी। दक्षिणी महाराष्ट्र में तो सोलापुर, कोल्हापुर वगैरह में तो वर्षा गतिविधियां यहाँ पर होगी ही होगी, यहाँ पर शुरू हो जाएगी 11 तारीख से यहाँ भी। और यहाँ पर और भी ज्यादा वेदर एक्टिविटी होगी, पर यह हो सकता है कि अकोला, यहाँ पर पुणे, नासिक तक वेदर एक्टिविटी हो, और यहाँ नागपुर, रायपुर में। और फिर तो ट्रफ रेखा 11-12 के आसपास विकसित हो जाएगी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के बीच। जो सिस्टम जैसे अरब सागर की तरफ जाएगा, यही सिस्टम की तरफ ऐसी ट्रफ रेखा महाराष्ट्र होती हुई जाएगी। तो इस ट्रफ रेखा के चलते मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में जो कॉन्फ्लुएंस जोन भी क्रिएट होगा, इस प्रकार दक्षिणी दिशा से आएंगे, यहाँ उत्तरी दिशा से मिक्सर होगा वहां का, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इस चलते भोपाल, जबलपुर, इंदौर सारे इलाकों में वर्षा गतिविधि दिखेगी। और 12 या 13 तारीख के आसपास ये जो है वर्षा गतिविधियां यहाँ धीरे धीरे दक्षिण में जो नागपुर, रायपुर में कम होने लग जाएंगी, यहाँ पर समाप्त होने लग जाएंगी। हल्की ही बारिश होगी सारे इलाकों में, ये जो मध्य प्रदेश वगैरह में। और हो सकता है कि 13 तारीख होते होते बारिश, पहले तो लग रहा था कि झांसी गुजर तक पहुंचेगी, अभी भी लग रहा है कि ये हो सकता है कि झांसी तक बूंदाबांदी पहुंच जाए। झांसी, शिवपुरी, यहाँ पर ग्वालियर में संभावना काफी कम है। और इधर उत्तर प्रदेश के भी दक्षिणी इलाके, प्रयागराज, वाराणसी और यहाँ पर तो रेवा, सतना है ये, और हो सकता है कि फतेहपुर तक भी पहुंच जाए कुछ वेदर एक्टिविटी। वहीं उसी के साथ जो कोटा और बूंदी वाला ये जो इलाका है, यहाँ पर भी कुछ हल्की फुल्की 12 या 13 तारीख के आसपास वेदर एक्टिविटी पहुंचने की संभावना। उसके बाद लग रहा है उत्तरी हवाएं काफी तेज हो जाएगी 14 तारीख के बाद। और इन हवाओं के चलते वेदर एक्टिविटी को ये हवाएं नीचे सरका देंगी। तो मध्य प्रदेश से भी 15-16 तारीख को तो पूरा मध्य भारत साफ हो जाएगा। तब तक कुछ बादल, बारिश इधर उधर थोड़ा रह सकता है, पर उतनी भी वर्षा गतिविधियां उतनी होने की संभावना नहीं है। पर हाँ, कहीं ना कहीं ये जो वेदर एक्टिविटी जो मध्य प्रदेश वगैरह तक पहुंचेगी, तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कुछ दिन और रात के तापमानों में हल्की फुल्की, दिन के तापमानों में उतना भी बढ़ोतरी ना हो। दिन के तापमान 30 डिग्री तक हालांकि जा सकते हैं, पर रात के जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाएगी, जो 20 डिग्री तक तापमान आ जाएगा। अभी तापमान 11, ये जो 11 तो नहीं पर 12-13 तो चल ही रहा है, वो बढ़ करके 20 डिग्री तक आ जाएगा। ये कम से कम हो सकता है कि 5 से 7 डिग्री तक तापमानों में वृद्धि हो जाए। तो ऐसा रहेगा यहाँ पर। कुछ अभी वेदर एक्टिविटी मध्य भारत दिखेगा, और ये वेदर एक्टिविटी 12 तारीख के आसपास पूर्वी गुजरात में भी सूरत और वलसड, वडोदरा, भरूच, यहाँ भावनगर, अहमदाबाद तक पहुंच सकती है। दाहोद हो सकता है कि महिसाना तक पहुंच जाए, उसके आगे नहीं होंगे। और जो एकदम दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से सटा हुआ है, जो मैंने बात की, यहाँ पर पहुंच सकती है। तो यहाँ की बात हुई। अभी चलते हैं हम लोग पूर्वी भारत की तरफ। पूर्वी भारत में मौसम अभी शुष्क ही बना रहेगा, कुछ बादल बादल आएंगे, और मतलब की वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर होने की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। पूर्व उत्तर पूर्वी भारत शुष्क बने रहेंगे। हो सकता है कि पश्चिमी झारखंड या पश्चिमी दक्षिणी बिहार में, जो यूपी में पूर्वी दक्षिण पूर्वी यूपी में कहीं पर हल्की फुल्की वर्षा अगर होगी, और पूर्वी मध्य प्रदेश से यहाँ से अगर बादल, यहाँ पर जैसे यहाँ से बादल मूव कर कर अगर यहाँ कुछ आ जाते हैं, तो इससे हो सकता है कि बूंदाबांदी वगैरह हो जाए, पर इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। और ये होने से 12 तारीख के बीच होगी, पर इसकी काफी ज्यादा कम संभावना बनी हुई है। तो मुख्यतः आप यही मान के चलिए कि यहाँ पर मौसम शुष्क ही रहेगा पूर्वी भारत का। उत्तर भारत में अभी अगर मैं नीचे से शुरू करूँ, तो पहाड़ों की तो बात पहाड़ों में ही फिर पहले बता देता हूँ। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 24 से 28 दिनों के दौरान पहाड़ों में हल्की फुल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 12 तारीख को और एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, वो भी हल्की फुल्की देगा, भारी स्नोफॉल अभी नहीं है। यहाँ की बात हुई। शेष जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तरी दिशा से जो हवाएं हैं, वो 11-12 तारीख के बाद काफी तेजी से चलना शुरू होने की संभावना है। 12 तारीख को भी आप देखिए, दिन में एक हल्का वार्म बना रहेगा, 25-26 डिग्री दिल्ली में ज्यादा तापमान जा सकता है। राजस्थान के भी इलाके में एक एंटी साइक्लोन भी हो सकता है कि यहाँ पर इस पर बन जाए, पाकिस्तान, राजस्थान में। तो हवाओं को लगातार इस प्रकार की हवाएं जारी रहेंगी इस इलाके में। तो ये होगी। पर ये हवाएं लगातार अभी जो चलती रहेंगी, तो इसके चलते अभी दिन के तापमान भी धीरे 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 धीरे
14-15 तारीख के बाद कहीं ना कहीं अब देखिए 14 तारीख को जैसे दिल्ली में दिन का तापमान गिर कर 23 डिग्री आ जाएगा, यहाँ भी राजस्थान में। अब देखिए हवाएं कितनी तेजी से उत्तरी दिशा से चलेंगी, पर क्योंकि धूप खिली रहेगी अब देखिए तब भी नमी उतना भी जो है कम नहीं होगा, नमी सॉरी उतना भी जो है नमी में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इसके चलते यहाँ पर दिन के तापमान उतने नहीं गिरेंगे, पर अब देखिए यहाँ पर 20 डिग्री तक दिन के तापमान 18-20 तक आ जाएंगे 15 तारीख होते होते। कि दिन की भी जो हल्की सर्दी है जो उत्तर भारत में होती है सर्दियों के समय, यहाँ ये पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान के भी इलाके तक शुरू होने की संभावना नजर आ रही है। और रात के तापमानों में अभी और गिरावट होती होते 15-16 तारीख तक। अब देखिए वेदर मॉडल दिखा रहा है कि 6-7-5 डिग्री तक पंजाब में तापमान दिखा रहा है, पंजाब दिल्ली वगैरह के आसपास। तो ये वेदर मॉडल जिसमें 2-3 डिग्री इधर उधर रहता है, तो हो सकता है 4 या 3 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाए। यानी कि कड़ाके की सर्दी की शुरुआत तब दिसंबर के सेकेंड हाफ में होने की संभावना बनी हुई है। यानी कि 15 तारीख के बाद दिन के तापमान भी जो है दिन में भी हल्की सर्दी की शुरुआत हो जाएगी। तो ये बात हुई। यानी कि उत्तर भारत में अभी फिलहाल तो ज्यादा इलाकों में वेदर एक्टिविटी नहीं है, पहाड़ों में है ज्यादा इलाकों में। तो आने वाले 4-5 एक सप्ताह के बाद और भी कड़ाके की पड़ने की संभावना भी उत्तर भारत में है। जो कड़ाके की सर्दी का जो इंतजार था लोगों को, जो कड़ाके की सर्दी पड़ने में बाकी थी, वो अब शुरू होने की संभावना है। कई बार कड़ाके की सर्दी जो है नवंबर एंड से ही ऐसी सर्दी शुरू हो जाती है अगर भारी स्नोफॉल होता है, पर अभी उतनी भारी स्नोफॉल नहीं हुई। और अभी धीरे धीरे क्या होता है कि दक्षिणायन काफी ज्यादा हो जाता है, जो है सूर्यदेव काफी दक्षिण तक चले जाते हैं। और अभी क्योंकि हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही है, तो इसका भी थोड़ा असर दिखेगा। तो ये भी इन सब फैक्टर्स के चलते अब उत्तर भारत में जो है कड़ाके की जो सर्दी है, और भी कई बार कड़ाके की सर्दी इससे भी ज्यादा पड़ती है, पर जो नॉर्मल जो फिनोमेना जितनी कड़ाके की सर्दी नॉर्मली उत्तर भारत में पड़ती है इस समय, वो शुरू हो जाएगी दिसंबर मिड के बाद से, सेकेंड हाफ के बाद से। यहाँ की बात करें अगर वेदर एक्टिविटी उत्तर भारत में और कहीं हो, तो वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से लेकर वाराणसी के बीच और यहाँ पर फतेहपुर यानी कि बुंदेलखंड के कुछ एरियाज में होने की संभावना 12 या 13 के बीच नजर आ रही है। पर ये बूंदाबांदी होगी और बादल बादल कुछ आएंगे इस इलाके में, बूंदाबांदी, पर इसकी संभावना थोड़ी कम है। और दूसरा राजस्थान में जो कोटा बूंदी यहाँ पर चित्तौड़गढ़ उदयपुर तक कुछ हल्की फुल्की बालू वगैरह में बूंदाबांदी होने की संभावना है। बस इसी कुछ एक शहरों में उस समय कुछ बादल आ सकते हैं, हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी दे सकते हैं, जिसकी भी संभावना काफी कम है। शेष सारे इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं ज्यादा इलाकों में चलती रहेगी। और इसकी जो गति है वो 12 तारीख के बाद और भी उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से चलेंगी और तापमानों में और गिरावट आएगी। यानी कि पूरा जो पूर्वी भारत तक ये हवाएं अपना असर दिखाएगी और दिन के तापमान तो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर कई इलाकों में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में गिर जाएंगे। और अभी अगर और भी मैं दिखाऊं तो अब देखिए गुजरात में अभी भी थोड़ा दिन गर्म बना रहेगा। आने वाले दिनों में भी लग रहा है कि हल्की गर्मी इस वजह से गुजरात रीजन में रहेगी, 31-32 डिग्री तक तापमान रहेगा। तो कच्छ का जो इलाका होगा, आप देखिए अगले 10 दिनों के दौरान कच्छ के इलाके में कहीं ना कहीं जो है और थोड़ा ये गुजरात से ठंडा बना रहे। तो यहाँ की यानी कि अभी कई इलाकों में जो है यहाँ पर अभी और भी थोड़ी सर्दी बढ़ेगी। गुजरात के कुछ इलाकों में जो है जहाँ पर उतनी सर्दी की शुरुआत नहीं हुई थी, अब सर्दी की जो है कम से कम सुबह रात की सर्दी जहाँ पर उतनी शुरू नहीं हुई थी, अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी कुछ बढ़ेंगी। तो ये इस प्रकार रहेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी दक्षिण भारत में होगा, उत्तर भारत के पहाड़ों में भी कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगा तो 24 से 48 घंटे। आने वाले दिनों में मध्य भारत के कुछ इलाके और उत्तर भारत के एक आध शहर वेदर एक्टिविटी देखेंगे। शेष सारे इलाकों में जो पूर्वी भारत उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा और ये भी मध्य भारत में जो भी वेदर एक्टिविटी होगा वो कम से कम दिसंबर के सेकेंड हाफ के बाद छट जाएगा। तो ये रहेगा भारत का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। जय जय भारत।